हेलो फ्रेंड्स, झारखंड जी के उड़ान का ये सीरीज नंबर तीसरा है। तो हम लोग शासन व्यवस्था स्टार्ट किए थे। तो आज जो शासन व्यवस्था स्टार्ट करेंगे वो है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। इससे पहले हम लोग चार शासन व्यवस्था कर चुके हैं। पहला था मुंडा शासन व्यवस्था, दूसरा नागवंशी शासन व्यवस्था, तीसरा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और चौथा जो था वो मांझी परगना शासन व्यवस्था। आज जो है वो मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ये कौन सी जनजाति के द्वारा ये शासन व्यवस्था चलाया गया था? तो वो हो जनजाति था। हो जनजातियों के द्वारा यह शासन व्यवस्था पहले चलाया गया था, जाना जाता था इन्हीं के द्वारा। और ये भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। और इस व्यवस्था को जो मंजूरी दिया था वो एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम थॉमस विल्किंसन था, जिन्होंने इस शासन व्यवस्था को मंजूरी दिया था। ये हो जनजाति जो है वो मुंडा समाज का ही एक उप शाखा है, उसी से टूटकर ये जनजाति बना है। और इसके अंतर्गत जैसे मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत होते हैं, उनके जो प्रमुख है उनको मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी का भी निर्माण किया गया था जिसका प्रमुख मानकी होता था। और इस तरह से इसमें मुंडा और मानकी दोनों शासन व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। इस तरह से इसका नाम भी पड़ा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। इसमें भी बाकी शासन व्यवस्थाओं की तरह ही पद और शब्द यूज़ किए गए हैं। पहला जो शब्द या पद है वो है मुंडा। ये गांव के किसी भी गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता था और ये प्रशासनिक, न्यायिक और लगान एकत्रित करने का कार्य करते थे। उसके बाद दूसरा है डाकुआ। डाकुआ जो था वो मुंडा का सहायता करता था, मुंडा का सहयोगी होता है और मुंडा के जो भी निर्णय या जो भी आदेश देते थे उनको गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम डाकुआ करता था। फिर तीसरा है मानकी। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता है और जिसका प्रमुख मानकी कहलाता है। मानकी द्वारा जो भी सभा आयोजित होता है उसमें सभी मुंडा और डाकुआ की उपस्थिति होती है, जिसमें कि सबकी सम्मति से कोई भी मामला यदि आया है उस मामला का निपटारा किया जाता है। फिर है तहसीलदार, जो गांव का राजस्व अधिकारी होता है, जो लगान वसूलता है, लगान वसूलने का काम करता है, वो राजस्व अधिकारी को तहसीलदार कहते हैं। फिर है द्यूरी। ये गांव का धार्मिक प्रधान है जो कि पूजा पाठ, पर्व त्योहार आदि, विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठानों जैसे इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में ये इनका रोल रहता है। इन्हीं के द्वारा किया जाता है सारे धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक विवादों के मामलों को भी सुलझाने का काम द्यूरी का ही रहता है। फिर है यात्रा द्यूरी। सब में कोई न कोई सहयोग करता है, तो उसी तरह से धार्मिक अनुष्ठान के मामले में भी द्यूरी धार्मिक प्रधान है और उनकी सहायता के लिए यात्रा द्यूरी को रखा जाता है। यानी कि यात्रा द्यूरी जो है वो द्यूरी का सहयोगी होता है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसी शासन व्यवस्था को यानी मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? तो इसमें गांव का प्रधान जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था में था वैसे ही इसमें भी गांव का प्रधान मुंडा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आता क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो ये किस तरह का कार्य करता है? प्रशासनिक, न्यायिक और राजस्व वसूली, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार के कार्य करता है मुंडा। क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान जो मुंडा है उसका सहयोगी कौन होता है? तो उसका सहायता कौन करता है? डाकुआ, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो मुंडा की सहायता के लिए भी डाकुआ आता है। तो इसी तरह से मुंडा यदि कोई आदेश दे दिया है, कुछ भी
कोई भी मामले में कुछ भी विचार रखा है तो उस चीज़ को पहुंचाने का काम भी डाकुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था पट्टी का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? तो ये पट्टी का निर्माण जो है 15 से 20 गांवों से मिलकर होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में 15-20 गांवों को मिलाकर निर्मित पट्टी का प्रमुख कौन होता है? तो 15-20 गांवों को मिला के एक पट्टी का निर्माण होता है और उस पट्टी का जो प्रमुख होता है उसको मानकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो जो राजस्व अधिकारी होता है उसको तहसीलदार बोला जाता है। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो इसमें आपका द्यूरी कहलाता है। जो धार्मिक प्रधान है, गांव का धार्मिक प्रधान, इसमें वो है द्यूरी। क्वेश्चन नंबर 11, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? तो ये द्यूरी ही होता है, धार्मिक प्रधान भी, और वही धार्मिक मामलों का निपटारा भी वही करते हैं, यानी द्यूरी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में द्यूरी का सहयोगी कौन होता है? इसकी सहायता के लिए कौन आता है? तो यात्रा द्यूरी। तो ऑप्शन नंबर बी। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में द्यूरी का सहयोगी यात्रा द्यूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पीड़ों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पीड़ों की कुल संख्या जो है 26 होती है। ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पीड़ के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पीड़ों की संख्या 26 होती है और इसका जो प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मानकी ही कहते हैं। पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है। अब अगला शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ये किन जनजातियों द्वारा चलाया गया? तो ये खड़िया जनजाति द्वारा चलाया गया और ये भी मुंडा का ही एक उपशाखा है। जैसा कि हो जनजाति था वैसे ही खड़िया जनजाति भी मुंडा समाज का ही एक उपशाखा है और इनके जो अपना खुद का शासन चलाने का पद्धति है वो भी मुंडा समाज में जिस तरह का था वैसे ही रहता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि इनके स्वशासन पद्धति में, यानी कि खड़िया जनजाति के स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। फिर इसमें ढोकलो और सोहर दो वर्ड है। तो ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, मीटिंग, और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, जो मेन रोल में आता है, अध्यक्षता करता है वो। उसके बाद खड़िया जनजाति जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जनजाति का 3 प्रकार है, 3 भागों में बांटा गया है इस खड़िया जनजाति को। तो वो पहला है दूध खड़िया, फिर दूसरा है ढेलकी खड़िया और तीसरा है पहाड़ी या सबर खड़िया। इन तीनों की ही अपना खुद का शासन करने की पद्धति है और तीनों में जो शासन करने की पद्धति है वो उसमें बहुत अंतर भी है। तो वही है कि इन तीनों की स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। अच्छा, ज़्यादा अंतर नहीं है बट थोड़ा बहुत अंतर है। फिर अगला पॉइंट है 1934-35 के लगभग खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे ढोकलो नाम दिया गया। इस तरह से ढोकलो किसका नाम है? तो 1934-35, 1934-35 के लगभग में यही जनजाति, खड़िया जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए एक महासभा का गठन किया, जिस महासभा का नाम अखिल भारतीय महासभा था, उसका गठन किया और जिसे कि ढोकलो नाम दिया गया। ढोकलो शहर महासभा द्वारा एक चीज़ का तो एक प्रथा था जिसका समर्थन किया और दूसरा एक व्यवस्था था जिसका विरोध किया है, यानी कि ये खड़िया जनजाति के लोग। तो ढोकलो शहर महासभा द्वारा उन्होंने जाति प्रथा का तो समर्थन किया, लेकिन इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। इसमें भी कुछ पद या शब्द हैं जिनको जानते हैं। पहला शब्द है महतो। परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव को बसाया था उन्हें जो है वो महतो का नाम दिया गया और महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है
और ये पद भी आपका वंशानुगत होता है। गांव वालों की सहमति से महतो यदि कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको बदला भी जा सकता है। इसमें पॉइंट है कि ये पहाड़ी खड़िया जो तीसरा प्रकार है इसका, पहाड़ी खड़िया, वो उस गांव के प्रधान को, उनके जो गांव होते हैं उनमें जो प्रधान है उनको डंडिया कहा जाता है, और जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें डिहुरी कहा जाता है। डिहुरी, डंडिया और डिहुरी। डिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ जो डंडिया है उसके कार्यों में भी सहयोग करता है। फिर दूसरा है करटाहा, जो ये शासन व्यवस्था, इसके संचालन में आपका प्रमुख भूमिका निभाता है करटाहा। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो प्रमुख भूमिका है वो है आपका करटाहा का। ये 20-25 गांव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। 20 से 25 गांवों के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त कर देते हैं, करटाहा के पद पे। तो इस तरह से 20 से 25 गांव के लोग पंचायत में जाते हैं और वहाँ पे जो भी व्यक्ति योग्य व्यक्ति है उनको करटाहा का पोस्ट दे देता है। फिर इस पद पे, करटाहा के पोस्ट पे क्या हो रहा है, ये जो भी व्यक्ति बैठेगा वो ईमानदार होना चाहिए, न्याय करना उन्हें पसंद होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, सामाजिक रीति रिवाजों के जानकर व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। रीति रिवाज, उनके समाज से रिलेटेड जो भी रीति रिवाज है उनकी भी जानकारी उनके पास होना चाहिए। ये वंशानुगत नहीं होता है करटाहा, और इनको किसी तरह का वेतन भी नहीं दिया जाता है। और यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है, गांव के विवाद और अन्य समस्याओं का भी समाधान करता है। प्रत्येक गांव का जो करटाहा है वो अपने गांव से संबंधित जो भी घटना या समस्या है उसकी सूचना सोहर को देने का कार्य करता है। तो हर गांव में एक एक करटाहा है, जिनको भी उन्होंने काबिल समझा है पूरे गांव के लोग मिलके, तो उनको ये पद दे देते हैं करटाहा का। और ये क्या करते हैं, अपने गांव से रिलेटेड जो भी घटना है, समस्या है, उसको सोहर तक पहुंचाने का कार्य करता है। और ये जो विभिन्न विवाद है, विवादों से फैसले को, जो भी फैसला लिया है उसको राजा को भी अवगत कराता है। तो ये विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत भी कराता है। फिर यह पूजा पाठ द्वारा कोई परिवार को यदि अशुद्ध घोषित कर दिया गया है तो उसके शुद्धिकरण के लिए, यानी भात भितार जिसको बोलते हैं, शुद्धिकरण मतलब भात भितार, इनके लैंग्वेज में भात भितार, तो उस कार्य के लिए पूजा पाठ द्वारा इसको अशुद्ध जो भी घोषित किया गया है उसको पूजा पाठ द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के शुद्धिकरण कार्य भी करता है, करटाहा ही करवाता है या करता है। नियमों की अवहेलना करने पर इसे पद से हटाया जा सकता है। जो भी नियम इसके लिए बना हुआ है करटाहा के लिए, यदि वो उन नियमों को पालन नहीं करता है तो इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। फिर आता है खूट। ये अंतर ग्रामीण दो या अधिक गांव से संबंधित है। विवादों के निपटारे हेतु सभी गोत्र के गांव द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है जिसे खूट कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक गांव से जुड़ा हुआ जो भी विवाद है उसका निपटारा, और उनमें जितने भी गांव के द्वारा जितने भी सभी गोत्र है उन वे सब मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाते हैं जिसे कि खूट कहते हैं। खड़िया घाट क्या होता है, तो जो खूट का अध्यक्ष होता है, किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है। इतने सारे गांव हैं, सब में करटाहा है, तो वही करटाहों में से करटाहा में से ही किसी एक को चुन लेते हैं जिसको कि ये लोग खूट का अध्यक्ष बना देते हैं, जिसको खड़िया घाट कहा जाता है। ढोकलो क्या है, संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक जो है उसी को ढोकलो कहा जाता है। और खड़िया जनजाति द्वारा साल भर में एक बार ढोकलो का आयोजन किया जाता है जिसमें गांव के जो प्रमुख लोग हैं, महतो, पाहन, करटाहा, ये लोग सब शामिल रहते हैं। और बैठक के आयोजन से रिलेटेड सभी जितनी भी तैयारियां चाहिए उनकी सारी जिम्मेदारी जो है वो करटाहा की होती है। और प्रत्येक 3 साल में ढोकलो सोहर यानी संपूर्ण खड़िया समाज के राजा का चुनाव होता है, और वो भी लोगों के माध्यम से, लोगों द्वारा इसी सभा के माध्यम से। ढोकलो सोहर जो एक महासभा का आयोजन हो रहा है इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। फिर है ढोकलो सोहर। ढोकलो का सभापति जो है वो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है,
और जिसे कि ढोकलो सोहर कहा जाता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता लेकर किया जाता है। फिर है लिखाकड़। लिखाकड़ क्या है? राजा का सचिव या मंत्री। राजा का सचिव या मंत्री कौन होता है? लिखाकड़ होता है, जो सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। राजा का खजांची कौन होता है? तो तिंजोकड़। तिंजोकड़ जो है वो राजा का खजांची होता है, जो कि उसके इनकम और जो भी खर्चे हैं वो सब का विवरण रखता है, यानी आय और व्ययों का विवरण तैयार करता है, जिसे कि राजा का खजांची कहते हैं। और वो कौन है? तिंजोकड़ है। तिंजोकड़ बोलते हैं उन पोस्ट को जो कि राजा का खजांची होता है। और नेक्स्ट है आपका देवान। जो राजा को सलाह देता है उसको देवान कहा गया। राजा का सलाहकार होता है, जो विभिन्न प्रशासनिक मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। फिर आता है पाहन या कालो। जो गांव का धार्मिक प्रधान होता है उसको पाहन या कालो कहा जाता है। और ये विभिन्न पर्व त्योहार जैसे कर्मा, फागु पूजा, कोई शादी विवाह है आदि के अवसर पर पूजा पाठ के लिए जो इन्हें बुलाया जाता है उसको पाहन या कालो कहा जाता है। और ये वंशानुगत के पद पे होता है, लेकिन यदि कोई गांव वाला चाहता है किसी को हटाना तो वो हटा सकता है। और उनको भी एक जमीन दी जाती है गांव वालों की ओर से, जिस जमीन को पहनई भूमि या पहनई जमीन कहा जाता है। कुछ एक्स्ट्रा बात जो अन्य तथ्य है वो है कि समाज में गांव का जो भी झगड़ा होता है उसका निपटारा महतो, पाहन, कटाहा और अन्य बुजुर्ग जो कि सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं और विवादों के निवारण के लिए महतो जो है वो उपस्थित होना अनिवार्य है। कोई दूसरा बंदा यदि नहीं भी है, पाहन, कटाहा या कोई दूसरा बुजुर्ग व्यक्ति नहीं भी है तो भी वो सभा चलेगा, लेकिन महतो का होना अनिवार्य होता है। और सबकी सम्मति से एक दंड को डिसाइड किया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि जिस हिसाब से उसका उन्होंने किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसको दंड उस हिसाब से दिया जाता है। और इस समाज में यौन संबंधी जो भी अपराध किए रहेंगे उससे भी बिटलाहा की सजा दी जाती है, जैसा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में अपने समाज से बहिष्कृत करने की जो प्रथा थी बिटलाहा के अंतर्गत, तो वो इसमें भी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का संबंध जो है वो किस जनजाति से है? तो ये तो खड़िया जनजाति से संबंध है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी है ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ढोकलो का शाब्दिक अर्थ है मीटिंग, बैठक। ऑप्शन नंबर सी जो है बैठक। क्वेश्चन नंबर 3 है सोहर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है अध्यक्ष, बी। क्वेश्चन नंबर 4 है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो इसमें आपका ये मुंडा का ही जो हो जनजाति हो या खड़िया जनजाति, दोनों ही मुंडा जनजाति का ही एक उप शाखा है। तो इसमें भी जो शासन व्यवस्था का प्रभाव जो दिखाई पड़ रहा है वो मुंडा शासन व्यवस्था की तरह ही दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5 खड़िया जनजाति मुख्यतः कितनी प्रकार की होती है? तो खड़िया जनजाति को मेन रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन एक निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? तो ये जो 3 प्रकार है उसमें से दूध खड़िया तो एक है, ढेलकी खड़िया भी एक है, फिर पहाड़ी खड़िया भी है, माल खड़िया जो है इसका प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है खड़िया जनजाति द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया है? तो 1934-35 में अखिल भारतीय महासभा का गठन हुआ है, 1934-35 में। क्वेश्चन नंबर 8 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? ढोकलो बोलते हैं। अखिल भारतीय महासभा को ढोकलो के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में 1934-35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि जाति प्रथा का समर्थन करता है, हाँ सही है। पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? तो दूध खड़िया है, पहाड़ी खड़िया है, टांगे खड़िया नहीं है, ढेलकी खड़िया भी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है, टांगे खड़िया।
क्वेश्चन नंबर 11, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो उनको आप महतो कहकर संबोधित किया जाता है। जो परंपरागत रूप से तो जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये गांव का मुखिया होता है तो सही है, ये वंशानुगत होता है, ये भी सही है, वंशानुगत होता है महतो का भी, और इसके लिए गांव की सहमति से इनको हटाया भी जा सकता है, तो ये भी सही है। गांव वाले चाहेंगे तो किसी को महतो के पद से हटा भी सकते हैं, उनका काम यदि उन्हें पसंद नहीं आएगा तो उनको हटा भी सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है। तो नहीं, ये तो महतो तो नहीं करते हैं, धार्मिक कार्यों को पूरा करने का काम नहीं करते हैं, पाहन या कालो जो है वो करते हैं धार्मिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 13, पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो डंडिया होता है। डंडिया जो है वो पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान होता है, जहाँ पे खड़िया का तीसरा प्रकार जो है पहाड़ी खड़िया, उनके जो गांव है उनका प्रधान कौन होता है? डंडिया होता है। और वही पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो डिहुरी होता है। धार्मिक प्रधान डिहुरी, डंडिया होता है गांव का प्रधान और डिहुरी होता है धार्मिक प्रधान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो सही है। यह पद गांव के किसी ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है, ये भी सही है। महतो द्वारा इस पद पर हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, तो ये तो गलत है, महतो नहीं चुनता, सब कोई मिल के चुनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का चयन 20-25 गाँव के पंचायत द्वारा मिलकर किया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं को सूचना सोहर तक पहुंचाता है? तो करटाहा ही ऐसा है जो कि गांव से रिलेटेड जो भी घटना या समस्या है उसकी सूचना सोहर को देता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन विभिन्न विवादों के फैसले से राजा को अवगत कराता है? तो राजा को अवगत कौन कराता है? करटाहा ही राजा को भी अवगत कराता है। कोई भी विवाद है उसका जो भी फैसला लिया गया है उसको राजा के कानों तक पहुंचाने का काम भी करटाहा ही करता है। क्वेश्चन नंबर 18, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य निम्न में से कौन करता है? कोई परिवार जो यदि अशुद्ध घोषित है तो उनके शुद्धिकरण करवाना है, तो ये काम भी करटाहा ही करता है। क्वेश्चन नंबर 19, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? और ये जो करने की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को भात भितार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अंतर ग्रामीण जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा कौन करते हैं? उसका निपटारा खूट के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? जो खूट का अध्यक्ष होता है वो खड़िया घाट कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। खूट का अध्यक्ष खड़िया घाट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है? तो इनको कैसे चुना जाता है खड़िया घाट को? तो ऑप्शन है किसी करटाहा को आपस में से चुना जाता है, या सोहर द्वारा किसी व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, ग्रामीणों द्वारा आपस में किसी व्यक्ति को चुना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी इतने सारे जो करटाहा है अलग अलग गांव में 20-25 गांव में करटाहा है, तो वो सारे करटाहा को में से ही उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है, आपस में से खड़िया घाट के लिए चुना जाता है, जो कि खूट का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ढोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है, ये तो सही है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। साल भर में एक बार ये लोग एक अपना आयोजन करते हैं जिसको ढोकलो के नाम से जाना जाता है। फिर प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो शहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलो के माध्यम से किया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त के सारे कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ढोकलो शहर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, तो ये तो सही है। इसका चयन ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और ढोकलो द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है, ये भी सही है। विक्रम कर्ण, ये तीनों ही सही है। ये तो पता नहीं, इसमें इसके बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट इसमें आंसर है डी नंबर, विक्रम कर्ण, ये कथन सत्य है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है? इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे क्लियर करके। और उस नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ढोकलो शहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? तो ढोकलो शहर का मंत्री या सचिव जो है वो लिखाकड़ होता है, लिखाकड़। ढोकलो शहर का मंत्री या सचिव लिखाकड़। क्वेश्चन नंबर 26, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का क्या काम है? तो लिखाकड़ राजा को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देता है। लिखाकड़ जो है वो राजा को सहायता करता है। किन मामलों में सहायता करता है? सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक के कार्यों में। क्वेश्चन नंबर 27, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची होता है? तो राजा का खजांची कौन होता है? तंजोकड़ होता है, जो कि आय व्यय का पूरा आपका ब्यौरा रखता है। राजा का खजांची, जिसको तंजोकड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में राजा का सलाहकार कौन होता है? तो दीवान होता है। राजा को सलाह देने वाला क्या कहलाता है? दीवान। क्वेश्चन नंबर 29, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसको पाहन या कालो कहा जाता है, पाहन या कालो, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में पाहन का पद कैसा होता है? ये भी वंशानुगत होता है, और यदि कोई किसी को प्रॉब्लम लगा तो वो गांव के लोग उसको हटा भी सकते हैं अपनी सहमति से। फिर क्वेश्चन नंबर 31, ढोकलो शहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसमें भी पाहन को भूमि दी जाती है गांव वालों के द्वारा, जिसको कि पहनई भूमि ही कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट जो शासन व्यवस्था है वो है अन्य जनजातीय शासन व्यवस्था। अब जो 6 हम लोग शासन व्यवस्था पढ़ लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट वाले शासन व्यवस्था थे। उसके अलावा अन्य में आ गया, बाकी जितना बच गया जनजाति 32 है टोटल, उसमें से 6 माइनस कर दो तो बाकी जितना बचा उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा इस चैप्टर में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू आज के लिए।